नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो यूजुअली तो हमारे इंडियन ब्लॉगर्स चले जाते हैं चाइना में उनकी खूबियां दिखाने। वैसे आजकल चाइनीज टेक्नोलॉजी कितना खूबसूरत है, कितना एडवांस्ड है, ये हमें पाकिस्तान में अच्छे तरीके से दिख रहा है। और एक देश की तारीफ करना है कुछ चीज़ों में, चलो सही है, लेकिन खुद के देश को नीचे दिखा के अब दूसरे देशों को ऊपर दिखाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये लोग जो बोलते हैं ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है, ये है वो है, अगर इन्हीं के ऊपर चाइना जैसे ऑटोक्रेसी, चाइना जैसे तानाशाह लगा दिया जाए तो यही सबसे पहले प्रोटेस्ट करेंगे ये दोगले लोग। अगर हम चाइना जैसे ऑटोक्रेसी इंडिया में लगा पाते तो इंडिया डबल डेवलप्ड होता। और मैं तो कहता हूं चाइना अगर डेमोक्रेसी होता तो भी चाइना में चलता वो चीज़, चाइनीज लोग अच्छे से डेवलप करते। लेकिन इंडिया में इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे ऑटोक्रेसी ही होना चाहिए। जिस देश में नेहरू को पीएम के तौर पे सिलेक्ट किया जाता है, जिस देश में ममता जो है वो खुद तो सीएम बनती है, और बंगाल में और काफी सारे दूसरे स्टेट्स में भी ऐसे भी लोग हैं जो कि खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद कह के घूम रहे हैं। ऐसा देश डेमोक्रेसी नहीं डिजर्व करता, ऐसा देश एक अच्छा ऑटोक्रेसी ही डिजर्व करता है। हाँ, अच्छा होना चाहिए, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना चाहिए। और बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी अच्छाई क्या है वो खुद ही नहीं समझते हैं। 500,000 के लिए अपना वोट को जो है बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। तो इंडिया में अगर थोड़ा बहुत ऑटोक्रेसी होता तो शायद इंडिया चाइना से डबल डेवलप्ड होता। खैर, हमारे व्लॉगर्स तो चाइनीज के तारीफों के पुल बांधने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। बट अभी चाइना से एक व्लॉगर आके इंडियन ट्रेन की रिव्यू कर रहा है, और देखते हैं हमारी इंडियन ट्रेन की जो खूबियां है वो हमारे इंडियन व्लॉगर्स तो नहीं दिखाते हैं ज़्यादा, लेकिन चाइनीज़ व्लॉगर दिखा रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ओवरऑल ताइवानीज चाइनीज़ मिक्स्ड है। और ये वीडियो ज़्यादा पुराना नहीं है, बाय द वे, जस्ट 2 महीने पहले ही आया है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। 神奇印度一切都很神奇。 जादुई भारत की हर चीज जादुई होती है, फिर चाहे वो शानदार ट्रेनें ही क्यों ना हो या फिर दुनिया की सबसे एडवांस्ड लग्जरी ट्रेन। ये है महाराजास एक्सप्रेस, जिसे भारत सरकार और प्राइवेट निवेशकों ने मिलकर तैयार किया है, जिस पर कुल 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया। इस ट्रेन का रंग बैंगनी लाल है, जिस पर इंडियन टाइगर की डिजाइन और खास चिन्ह पेंट किया गया है। महाराजास एक्सप्रेस को लगातार 7 साल तक वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में वर्ल्ड्स लीडिंग लग्जरी ट्रेन का खिताब मिल चुका है। यह ट्रेन 4 शानदार यात्रा पैकेजेस ऑफर करती है: भारत की विरासत, भारत की वैभव, भारत का खजाना और भारत का पैनोरमा। इन यात्राओं की रेंज 6 दिन 7 रात से लेकर 7 दिन 6 रात तक होती है, और एक व्यक्ति का किराया करीब 5,000 से 24,000 अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। 豪华套房与精品小屋，火车上配有2个餐厅以及酒吧和休息室，并且配有私人管家贴心服务。 हर केबिन को शानदार एक्सेसरीज और हाई एंड लिनन से सजाया गया है। अंदर से हर कमरा इतना खूबसूरत है कि लगता है जैसे कोई शाही घर हो। अब देखिए, ये है ट्रेन का सबसे लग्जूरियस प्रेसिडेंशियल स्वीट। इसके अंदर है एक मास्टर बेडरूम, बाथटब और शावर वाला एक पूरा शानदार बाथरूम और एक बेहद खूबसूरत लिविंग रूम। इतना ही नहीं, बाहर की तरफ एक सेकंड बेडरूम भी है। इतनी लग्जरी का मजा लेना आसान नहीं, इसकी अपनी एक कीमत है। किराया लगभग 5,000 से लेकर 24,000 अमेरिकी डॉलर तक होता है, जो इसे दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन यात्राओं में से एक बनाता है। जब ट्रेन का इंटीरियर अगली यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा होता है, उसी दौरान ये करीब 20 किलोमीटर दूर मेंटेनेंस यार्ड तक जाती है, जहां इसकी गहराई से जांच और सफाई की जाती है। यहां हाई प्रेशर वाटर कैनन से पूरी ट्रेन को धोया जाता है, और मेंटेनेंस स्टाफ को पिछली यात्रा के दौरान इस्तेमाल हुई 200 से ज्यादा खिड़कियों की सफाई और जांच भी करनी होती है। 一位乘客都能享有5星级个性化服务和舒适的绿色空间。 100 साल से भी पहले भारत के सबसे अमीर महाराजा खास तौर पर शाही और भव्य डिब्बों में सफर करना पसंद करते थे। आज महाराजा एक्सप्रेस उसी राजसी को फिर से जीने का मौका देती है। हर कोच का नाम भारत के कीमती रत्नों के नाम पर रखा गया है, जैसे कि एमरल्ड। बाकी डिब्बों के नाम भी रूबी, सैफायर जैसे कीमती रत्नों पर रखे गए हैं। ट्रेन के बीचों बीच बने हैं 2 आलीशान लाउंज और 2 शानदार रेस्टोरेंट्स, जिन पर एग्जीक्यूटिव शेफ जॉन स्टोन को गर्व है। वेलकम टू द मयूर महल रेस्टोरेंट। इस नाम का मतलब होता है पीकॉक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट महाराजाओं के उस पहलू को दिखाते हैं जिसमें वो विदेशी और लग्जरी चीजों के शौकीन हुआ करते थे। यहाँ का हैंड ब्लोन ग्लास स्पेन से मंगवाया गया है और स्टेन्ड ग्लास पेरिस से। रेस्टोरेंट का थीम भी ऐसे है कि सब कुछ एक खूबसूरत मोड़ जैसा दिखता है। यहाँ सब कुछ नीले रंग का बना है। सारी कुर्सियां हाथ से बनाई गई हैं और इनमें इस्तेमाल हुआ है महोगनी लकड़ी, जिसमें लगे हैं सॉफ्ट कुशन्स। रेस्टोरेंट में आप जो भी ब्रेकफास्ट चाहें वो सर्व किया जाता है। ट्रेन का सफर भी बेहद स्मूथ होता है।
अधिकतर समय ये ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इसमें झटके या कंपन बहुत ही कम महसूस होते हैं, जिससे खाने पीने की कोई चीज न गिर सके। महाराजा शब्द उन स्थानीय राजाओं के लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने बीते कुछ 100 सालों तक भारत पर अपार दौलत और शान और शौकत के साथ राज किया था। अब ये शाही ट्रेन नई दिल्ली से अपनी 8 दिन की रोमांचक यात्रा पर निकलती है। 德里前往阿格拉市，然后行驶189。 रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचेगी। इसके बाद ये ट्रेन थार डेसर्ट को पार करती हुई विजयनगर और जोधपुर पहुंचेगी और फिर अरावली की पहाड़ियों को पार कर उदयपुर। आखिर में ये शाही यात्रा मुंबई में आकर खत्म होती है। महाराजा एक्सप्रेस ने अब ऑफिशियल रूप से अपना सफर शुरू कर दिया और इसका पहला स्टॉप था फेमस ताजमहल। ये नई दिल्ली से रात भर आगरा तक 145 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन का इंटीरियर इतना शानदार है कि उसे बस एक ही शब्द में बयान किया जा सकता है, मैग्निफिसेंट। इस पूरी ट्रेन के 2/3 कोच सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स के कैबिन्स के लिए बनाए गए हैं। आरामदायक 9 घंटे के सफर के बाद हम आखिरकार आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से ताजमहल सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इस वक्त टूरिस्ट बसें तैयार खड़ी हैं और फिर आगे का सफर तय होगा प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बार्ज से। जब टूरिस्ट्स आगरा की खूबसूरती में खोए होंगे, तभी ट्रेन का स्टाफ अगले सफर की तैयारियों में जुट जाएगा। हर स्टेशन पर ट्रेन की सुरक्षा जांच की जाती है। अभी जनरेटर कार्ड्स की गहराई से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 在列车将连夜前往下一个目的地，也是王宫快车在印度进行豪华之旅的地。 ये है इस लग्जूरियस सफर का तीसरा दिन, जिसमें ट्रेन आगरा से 189 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचती है रणथंभौर के जंगलों की ओर। यह इलाका मशहूर है अपने वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए, जो रणथंभौर नेशनल पार्क के बहुत पास स्थित है, जो न सिर्फ भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है, बल्कि अपनी भव्य प्राकृतिक सुंदरता और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। 19वीं सदी में यह इलाका हमेशा से नेचर रिजर्व नहीं था। कभी यह आसपास के राजाओं और रजवाड़ों का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ आपको सबसे खतरनाक शिकारी जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। नदी के उस पार तरह तरह के पक्षी, बंदर और कुछ हिरण मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है एक विशाल मगरमच्छ। करीब 150 साल पहले सिर्फ भारतीय राजाओं और अमीर लोगों को ही यहाँ जंगली जानवरों के इतना करीब जाने का मौका मिलता था। 乘客们都会在大红的地毯和欢庆的鼓乐声中下车，这让 ताकि उन्हें शाही अनुभव मिल सके। इस बार की स्टॉप उन्हें लेकर आई करणी माता मंदिर तक। ये मंदिर 1800 के दशक के आखिरी सालों में बना था और अब यहाँ करीब 20,000 चूहे रहते हैं। इसे रैट टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर करणी माता को समर्पित है, एक भारतीय संत और वॉरियर जो 15वीं सदी में रहती थीं। वो अपनी दयालुता, उदारता और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। लोग मानते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के पुनर्जन्म हैं। भारत में इन चूहों को परिवार के सदस्यों की तरह माना जाता है और इन्हें स्वादिष्ट दूध पिलाया जाता है। यहाँ तक कि माना जाता है कि अगर आप वही दूध पी लें जो ये चूहे पीते हैं, तो इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य और भाग्य दोनों मिलते हैं। क्या ये दूध वाकई सेहत के लिए अच्छा है? हाँ, ये सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। 这你能受得了吗？ क्या आप इसे पीने की हिम्मत कर पाएंगे? स्टाफ के पास एक सिस्टम भी होता है जिससे वे यह गिन सकते हैं कि कितने पैसेंजर्स ट्रेन से उतर रहे हैं। आखिरी स्टॉप पर वे एक शानदार और लजीज रॉयल डिनर भी आयोजित करते हैं। शेफ ट्रेन से पहली और आखिरी बार बाहर जाएगा बाजार से ताजे सामान की खरीदारी करने डिनर के लिए। हर छोटी से छोटी बात बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। 印度服装，然后一起举杯欢庆。 कमेंट्स में वांग दामिंग ने लिखा है कि ट्रेन पर चढ़ने के बाद सफर के बारे में मुझे कम चिंता है। मुझे ट्रेन पर चढ़ने से पहले के सफर को लेकर ज्यादा चिंता है। उसके बाद कैशमैन डेली ने लिखा है कि जो $1700 वाला पैकेज बाद में बताया गया वो काफी सस्ता है, शायद आप उसमें हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल बूस्ट ने लिखा है कि तुम्हें बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें अपने दोस्त से बैठने के लिए कहना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, चिंता मत कर एनिमल, ये इंडियन ट्रेन है, लंबी भी होगी और दमदार भी। यहाँ सबको बैठने की जगह भी मिलेगी और इज्जत भी। उसके बाद क्वाज ने लिखा है कि अब के समय में भारतीय लोग चुपके से ट्रेन की छत पर नहीं चढ़ते, उन्हें कास्ट सिस्टम अच्छे से समझ आ गई है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, जहां तक ट्रेन की छत पर चढ़ने की बात है वो भारतीयों का नहीं, कांगलुओं का काम है। जहां तक जातिवाद की बात है, मैं पूरे तरीके से जातिवाद के खिलाफ हूं। मेजॉरिटी में ऐसा अब नहीं होता हो, पर अब भी देश में कहीं कहीं ये जातिवाद चलता आ रहा है। तो मैंने इस चिंगू को जवाब दिया है, हमारे यहाँ एक कहावत है, जिनके घर खुद शीशे के हो वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन चीन में खुद तुम लोग हुको सिस्टम फॉलो करते हो, उसका क्या?
जो खुद अपने गांव के लोगों को अपने ही देश में वीजा लेकर शहर जाना पड़ता है ताकि वो शहर में कहीं बस ना जाए, वो हमें सिखाएंगे भेदभाव। पहले अपने लोगों को एक समान दर्जा दो, फिर बात करना। उसके बाद ईथन ने लिखा है कि ये तो वाकई में शानदार है, सच में। उसके बाद कूसा ने लिखा है कि पहली बात, तुम्हारा पेट मजबूत होना चाहिए या फिर ऐसा शरीर हो जो भूख को झेल सके। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, चिंता मत करो, ये भारत है, यहाँ 56 प्रकार के भोजन परोसे जाते हैं, 56 तरह के जानवर नहीं। उसके बाद लुओ शाओजुन ने लिखा है कि स्टाफ के लिए बस एक ही डिब्बा है और वह बहुत भीड़ भरा है, और वो चूहे वाला मंदिर क्या ही बेकार जगह है। पॉइंट्स काट लो। मैंने लिखा है, हम चूहों को दूध पिलाते हैं, तुम्हारी तरह खुद चूहों का सूप बनाकर नहीं पीते। हाँ, इस बात पर तो पॉइंट्स काटे ही जाने चाहिए, लेकिन चीनियों का पॉइंट्स काट लो। उसके बाद कैम फोकस ने लिखा है कि इस टूर का नाम होना चाहिए 3000 मील का सफर जो तुम्हारी जान मांगता है। उसके बाद क्योर चैटल ने लिखा है कि ट्रेन में पैसा लगाओ और ऐश करो, लेकिन लोगों की जिंदगी बेहतर करने की इजाजत नहीं है। मंडी इलाके की सफाई को लेकर चिंता है और वहां तो वायरस भी फैला हुआ है। मुझे तो शक है कि भारत में हेल्थ डिपार्टमेंट है भी या नहीं। मैंने रिप्लाई में लिखा है, भारत की झूठी चिंता करना छोड़ो, जाकर वुहान में अपने वैज्ञानिकों को रोको, कहीं वो कोई नया वायरस बनाकर तुम्हें ही न मार दें। फैक्ट ये है कि भारत दुनिया भर में दवाइयां बांटता है और चीन वायरस बांटता है। उसके बाद ली शिनकुई ने लिखा है कि काश एक दिन मैं महाराजा ट्रेन में बैठ सकूं। उसके बाद पे यिंग ने लिखा है कि ये थोड़ा डरावना है क्योंकि दुनिया के सारे आतंकवादी अमीर लोगों को ही निशाना बनाते हैं, इसलिए जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका है लो प्रोफाइल से रहना। उसके बाद ह्योन चुन ने लिखा है कि तो बदबू का क्या करें, बस ट्रेन में ही बैठे रहें। अरे वाह, ट्रेन तो लग्जरी है, लेकिन गोबर तो हर जगह फैला है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है, और जो तू यहाँ वायरस फैलाकर जाएगा उसका हम क्या करें। ये गोबर है, कोई चाइना का माल नहीं जो हर जगह वायरस की तरह अपने आप फैल जाए। उसके बाद लाओ वेई ने लिखा है कि एक पत्थर ने ट्रेन का एक्सप्लोजन प्रूफ ग्लास तोड़ दिया। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, इंडिया ने यही गलती कर दी। शायद एक ही जगह पे, वैसे तो पूरा ट्रेन जो है वो इंडिया के मटेरियल से ही बना है और कुछ कुछ स्पेन वगैरह दूसरे देशों से भी लाया गया है मटेरियल, लेकिन सिर्फ कांच के लिए लगता है चाइनीज मटेरियल यूज कर लिया, इसलिए ग्लास का ये हालत है। उसके बाद फ्यूगे ने लिखा है कि ये लग्जरी ट्रेन एक आम हाई स्पीड ट्रेन जितनी महंगी नहीं है। उसके बाद DR2929 ने लिखा है कि गंदगी के ढेर पर रंग छिड़क देना क्या लग्जरी कहलाता है, ये तो बस एक दिखावटी लग्जरी का फूल है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि क्या कुछ मिसाइल्स बना के S-400 की एक प्लास्टिक कॉपी बना के उसको S-400 जैसा बाहरी पेंट लगाने से वो S-400 या फिर एडवांस मिसाइल सिस्टम बन जाता है। क्या JF-30 को सुखोई जैसा या फिर कोई भी फाइटर जेट जैसा पेंट लगाने से वो सच में एक फाइटर जेट बन जाता है। दिखावटी कौन करता है वो तुम्हारे जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में तुम्हारे इक्विपमेंट्स का, उससे ही पता चल जाता है।